अच्छा, तो अभी तक हम लोग शेड्यूलिंग एल्गो में बहुत सारा चीज देखे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, या फिर राउंड रोबिन हो गया, प्रायोरिटी का अभी इसके पहले देखे थे। अब हम लोग का नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गो है वो है, नेक्स्ट है जो क्या है, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। जो लॉन्गेस्ट जॉब होगा, जो पहले रन करेगा, नाम से ही लग रहा है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो जॉब है जो लॉन्गेस्ट है वो पहले रन करेगा। तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल मीनिंग है लॉन्गेस्ट है ना, मतलब कि सीपीयू में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सीपीयू में ज्यादा टाइम कौन रहता है, जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होता है। मतलब कि बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्राइटेरिया क्या हो गया, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया क्या हो गया, किसके अकॉर्डिंग हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब कि क्राइटेरिया हो गया बर्स्ट टाइम। और उसके अलावे मोड जो है किस मोड में रन करेगा, किस मोड में, मतलब कि अगर कोई जॉब है रनिंग स्टेट में, कोई रनिंग स्टेट में सीपीयू में कोई जॉब अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो क्या कोई और जॉब उसको प्रीएम्प्ट करवा सकता है क्या? अगर प्रीएम्प्ट करवा सकता है तो प्रीएम्प्टिव है मोड उसका, अगर प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता है तो नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, मोड क्या है, मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो हम लोग क्या मिल गया, बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है और नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब कि प्रीएम्प्शन नहीं है यहां पर। तो प्रीएम्प्शन नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेंगे। अगर प्रीएम्प्टिव होता तो क्या होता, तो हो सकता है एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, कोई और प्रोसेस नया आ जाए जिसका कि बर्स्ट टाइम ज्यादा है, वो उसको प्रीएम्प्ट करवा सकता है, बस यही है। तो प्रीएम्प्टिव नहीं है, मतलब कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या फॉर्मेट है, जो गिवन होगा क्वेश्चन वो किस फॉर्मेट में दिया रहता है, टेबल ही रहता है ना। तो टेबल हम लोग एक बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला चीज जो होगा टेबल में क्या होगा, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस का आईडी होगा, मतलब क्या हो गया, प्रोसेस आईडी हो गया एक कॉलम। इसके बाद और क्या गिवन होता है, इसके बाद होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब क्या है, कब प्रोसेस आया है। इसके बाद क्या होगा, बर्स्ट टाइम होगा, इसके बाद बर्स्ट टाइम गिवन होगा, और भी कुछ गिवन हो सकता है क्या। तो लॉन्गेस्ट जॉब कह रहा है, लॉन्गेस्ट जॉब बर्स्ट टाइम ही देखना है केवल, अराइवल टाइम देख ही लिए, प्रोसेस आईडी दे ही दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस गिवन 3 ही चीज होगा। मतलब कि यहां से अब हम लोग प्रोसेस को लिखना शुरू करेंगे। क्या क्या, मान लो P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। मान लो 4 प्रोसेस का ही लेते हैं अभी, या चलो 5 प्रोसेस का ही ले लो, चलो 5 प्रोसेस ले लिए। तो 5 प्रोसेस का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गो, यही है ना। अब देखो यहां पर जो गिवन है अराइवल टाइम, इसको पहले ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में है, ये ऑलरेडी गिवन होगा। मतलब क्या, अराइवल टाइम लेते हैं, कुछ भी रेंडमली ले लो, मान लो 5 है, 2 है, 7 है, 0 है, 1 है, ले लिए रेंडमली कुछ भी। बस टाइम भी लेना है,
तो बर्स्ट टाइम लेते हैं 8, 3, 9, 2, 13। बर्स्ट टाइम भी हम लोग ले लिए। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो डेटा है तीनों कॉलम का, ये तीनों कॉलम कहाँ होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तीनों कॉलम जो हुआ, ये तीनों कॉलम जो हुआ, ये डेटा क्या है, ये डेटा गिवन है। डेटा गिवन, डेटा क्या है, गिवन है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या क्या, कंप्लीशन टाइम कितना है, मतलब कि एक प्रोसेस कब तक रन कर रहा है सिस्टम में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम को देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वेटिंग टाइम को देखना है। बस यही इतना है ना। इस साइड वाले को हटा लेते हैं, हम लोग का स्पेस बनेगा केस के लिए। क्या आगे यूज करेंगे, गेंट चार्ट बनाएंगे उस साइड में, वो तो बनना ही है गेंट चार्ट। तो अभी हम लोग को डेटा गिवन इतना है, और हम लोग को जो डेटा फाइंड आउट करना है जो ए है, ये क्या है, टू फाइंड करने के लिए ये तीनों है। ये तीनों टेबल का, ये तीनों कॉलम में टेबल में एंट्री कैसे करें, गेंट चार्ट से करेंगे। तो अब हम लोग गेंट चार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन देख लिए क्या क्या है। प्रोसेस आईडी में 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5। अराइवल टाइम गिवन है सबका और बर्स्ट टाइम गिवन है। अब हम लोग इसे गेंट चार्ट बनाएंगे। तो गेंट चार्ट कहां से स्टार्ट होगा, गेंट चार्ट जो बनाते हैं वो स्टार्ट कहां से करेंगे, सीपीयू स्टार्ट हुआ तो 0 से ही होगा ना, यहां भी 0 से सीपीयू को स्टार्ट कर दिए। अब क्या देखेंगे कि 0 में कोई प्रोसेस आया है क्या, 0 टाइम में कोई प्रोसेस आया है क्या। 0 टाइम में देखो अराइवल टाइम 0-1 का ही है, अराइवल टाइम 0-1 का ही है। तो बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो शेड्यूल करना है, ये बात पक्का है। जिसका बर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट होगा उसी को लेकर आएंगे सीपीयू में। लेकिन मान लो एक ही प्रोसेस है, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, बर्स्ट टाइम ज्यादा है या कम है। तो अगर सिंगल प्रोसेस है तो कोई कंपेरिजन नहीं होगा, क्योंकि कोई कंपटीशन जाने का है ही नहीं, किसी के बीच में फाइट नहीं है, इंडिविजुअल एक ही प्रोसेस है। मतलब क्या है, अराइवल टाइम 0 बस P4 का ही है, तो P4 सीधा यहां पर शेड्यूल हो गया, P4 आ गया। अब जब P4 आ गया है, इसके बाद क्या काम हो सकता है, जब P4 आ गया है तो मोड ऑलरेडी बताया जा चुका है जो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा वो कंप्लीशन के बाद ही बाहर निकलेगा, मतलब कि जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, टर्मिनेट ना कर जाए। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि P4 यहां कंप्लीट करेगा, तो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, P4 का बर्स्ट टाइम को देखेंगे, P4 के बर्स्ट टाइम को देखेंगे। बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है, मतलब 0 में आया और अप टू 2 P4 रन किया। अब वो क्या हुआ, P4 कंप्लीट हो गया। P4 कंप्लीट हुआ तो यहां भी मार्क कर लेंगे कि कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कौन आएगा, तो जो करेंट टाइम है इसमें देखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस आया होगा। करेंट टाइम क्या है, 2 है। अब 2 या 2 से कम जिसका अराइवल टाइम होगा वही फाइट कर सकता है ना सीपीयू में जाने के लिए। तो 2 या 2 से कम अराइवल टाइम कितना का है, देखो अराइवल टाइम में 2 से कम है, नहीं है। ए 2 है, हाँ 2 है, ए नहीं है, 0 भी है, 1 भी है। लेकिन कौन कौन आया, तो P2 आया, P4 आया और P5 आया, जो कि 2 से कम या 2 के इक्वल है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करो, P4 तो आया है लेकिन P4 प्रोसेस अब बचा हुआ है क्या। यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, यहाँ पर क्या है, P4 तो कंप्लीट हो चुका ना, तो P4 कंप्लीट हो गया है तो यहाँ मार्क कर लिए हैं, मतलब कि P4 तो कंपटीशन से बाहर पहले ही हो चुका है। तो अब कौन कौन बचा है, अब P2 बचा है और P5 बचा है। तो P2 और P5 में कौन जाएगा सीपीयू में, कैसे डिसाइड करेंगे, जो क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम। कैसा बर्स्ट टाइम,
लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम, जो लॉन्गेस्ट होगा वही जाएगा। मतलब क्या है कि P2 और P5 के बर्स्ट टाइम को देखेंगे। P2 का बर्स्ट टाइम 3 है, P5 का बर्स्ट टाइम 13 है। इस दोनों में हायर वैल्यू क्या है? 13 है। मतलब कि P5 यहां पर क्या होगा? शेड्यूल हो गया। अब शेड्यूल होने के बाद क्या होता है? प्रीएम्पशन होता है क्या? प्रीएम्पशन नहीं होगा, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। मतलब कि एक बार जो सिस्टम में आ गया है वो अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके ही बाहर जाएगा। मतलब क्या कि P5 कंप्लीट होगा, तो P5 का बर्स्ट टाइम कितना है? P5 का बर्स्ट टाइम कितना है? 13 है। मतलब कि 13 टाइम यूनिट के लिए P5 रन करेगा। तो P5 रन करेगा कितना के लिए? 13 के लिए। तो 2 पर आया है और 13 यूनिट टाइम रन करता है। मतलब कि कब तक ये कंप्लीट हो गया? जब 15 टाइम होगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 टाइम में P5 कंप्लीट हो गया, 15 टाइम में P5 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 15 तक में और कौन कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है जो यहाँ आने के लिए फाइट कर रहा है। तो कौन कौन प्रोसेस है भाई? 15 टाइम जब हुआ है यहाँ पर, तो उस समय में देखो अराइवल टाइम 15 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये दोनों तो कंप्लीट हो चुका है। मतलब P1, P2, P3 ये तीनों में फाइट होगा कि कौन वहां सीपीयू में जाएगा। तो जाएगा कौन? P1, P2, P3 तीनों के बर्स्ट टाइम को कंपेयर करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम हाईएस्ट होगा वही जाएगा सीपीयू में। देखो P1, P2, P3 में 8, 3, 9 सबसे हाईएस्ट कौन है? लार्जेस्ट कौन है? 9 है। मतलब कि 9 वाला जो बर्स्ट टाइम का है वही जाएगा। 9 किसका है? P3 का है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कौन आएगा? यहां पर आएगा P3 आएगा। अब एक बार आने के बाद क्या होता है? अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ही हटता है। तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? P3 का बर्स्ट टाइम है 9। मतलब कि 9 यूनिट टाइम के लिए P3 रन करेगा। तो 15 से 9 यूनिट टाइम के लिए जब रन करेगा तो कितना होगा? 24। मतलब कि अप टू 24 P3 कंप्लीट हो गया। मतलब कि P3 भी कंप्लीट हो गया। अब 24 में कौन कौन आया है? तो 15 में ही सब प्रोसेस आ चुका था, 24 में तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। देखेंगे कौन कौन प्रेजेंट है 24 में। P1 और P2 ही बचा है ना, 3, 4, 5 ये तो खत्म हो चुका है। अब P1 P2 में हायर वैल्यू किसका है? बर्स्ट टाइम का। बर्स्ट टाइम का हायर वैल्यू क्या है? 8 है और 3 है। मतलब कि 8 वाला हायर है। मतलब कि 8 वाले को पहले शेड्यूल करेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट है। हमेशा जो बर्स्ट टाइम जिसका हायर होगा उसको शेड्यूल करेंगे। लेकिन इन बिटवीन एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में प्रीएम्पशन नहीं होगा, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। बीच में नहीं रोके हैं। जब P4 आया तो कंप्लीट करके ही रोके, P5 आया कंप्लीट करके रोके, P3 भी आया उसको भी कंप्लीट करवाए हैं, उसके बाद ही किसी को लेकर आ रहे हैं। तो अभी क्या है? P1 और P2 में P1 का बर्स्ट टाइम 8 है, हायर यही वैल्यू है, 3 से ज्यादा है, मतलब कि P1 आएगा। तो यहां पर कौन आएगा? यहां पर अब आ गया P1। P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? P1 का बर्स्ट टाइम देखो कितना है? 8 है। मतलब 8 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। 24 से स्टार्ट हुआ, 8 के लिए रन किया, मतलब कि 32 यूनिट टाइम तक P1 है जो रन करेगा। तो P1 हो गया कंप्लीट, P1 हो गया कंप्लीट। अब कौन बचा है? अब केवल P2 ही बचा है। कोई कंपटीशन है क्या? कोई कंपटीशन ही नहीं है P2 के लिए। अरे सीपीयू फ्री है, एक ही प्रोसेस है, सीधा शेड्यूल हो जाएगा, कुछ नहीं अब कंपेयर करना है कहीं। बचा कौन है? P2। P2 को यहां ले आए, P2 को ले आए। अब P2 कब तक कंप्लीट होगा? जितना इसका बर्स्ट टाइम है, क्योंकि आप कोई कंपटीशन है ही नहीं। ऐसे भी लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में एक बार शेड्यूल होता है तो कंप्लीट होकर ही बाहर आता है। यहाँ तो ये अकेला प्रोसेस भी है। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? P2 का बर्स्ट टाइम 3 है। मतलब कि P2 32 से 3 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा। मतलब कि कितना बनेगा? 35 बना, 35 बना। तो अब इससे गेंड चार्ट से हम लोग को टेबल फिल करना है। तो लास्ट टाइम क्या बताए थे? जब प्री इम्पटिव था, प्रायोरिटी वाले में हम जब प्री इम्पशन कर बता रहे थे, तब क्या बोले थे कि जब प्री इम्पटिव रहे तो यहाँ गेंड चार्ट से जो यहाँ कंप्लीशन टाइम फिल करेंगे ना, वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे जब प्री इम्पटिव रहे।
लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में कैसे जाएंगे? तो नॉन प्रीएम्प्टिव में चाहे इस साइड से आओ या इस साइड से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है मतलब पता है कि एक बार जो प्रोसेस यहां आया है वो कंप्लीट होकर ही बाहर गया होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जान लो, इसमें क्या है कि प्रीएम्प्टिव में इस साइड से जाना है, नॉन प्रीएम्प्टिव में कहीं से भी जाना है। इससे अच्छा याद रखते हैं कि सब में राइट से ही जाएंगे, राइट से जाएंगे, इजी होगा, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं, दोनों के लिए सही हो गया, प्रीएम्प्शन में भी सही होगा और नॉन प्रीएम्प्शन में भी सही होगा। समझ लो बात को, मतलब क्या करेंगे, राइट से ही देखते हैं। राइट में देखो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का 35 है, मतलब कि P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया 35। उसके बाद क्या है, P1 है, P1 का कितना है 32, P1 का कितना हो गया 32। इसके बाद क्या है, P3 का है, P3 का कितना है 24, P3 का 24 हो गया। उसके बाद P5 का कितना है 15, तो P5 का हो गया 15। उसके बाद P4 का कितना है 2, P4 का हो गया 2। अब हम लोग क्या मिल गया है, अब टेबल में कंप्लीशन टाइम आ गया है। जब कंप्लीशन टाइम आ गया हम लोग के पास, तो अब काम कहाँ बचा, अब तो आसान हो गया ना। अब फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही होता है ना टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 32 माइनस 5 कितना हुआ 27, 35 माइनस 2 कितना हुआ 33, 24 माइनस 7 कितना हुआ 17, 17 हुआ ना, 24 माइनस 7, हाँ 17 हुआ। 2 माइनस 0 कितना हुआ 2, 15 माइनस 1 कितना हुआ 14। टर्न अराउंड टाइम भी आ गया हम लोग के पास। अब क्या चाहिए, अब चाहिए वेटिंग टाइम चाहिए। तो वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही होता है ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 27, बर्स्ट टाइम कितना है 8 है, मतलब कितना हो गया 19, 27 माइनस 8 19। फिर यहाँ क्या है 33 माइनस 3 मतलब कि 30, 17 माइनस 9 कितना हुआ 8 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब 2 माइनस 2 0 क्यों हो रहा है वेटिंग टाइम, क्योंकि 0 होने का मतलब क्या कि वेट नहीं करना पड़ा है इसको। जब प्रोसेस आया सिस्टम में, प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसी टाइम में सीपीयू में शेड्यूल हुआ और कंटिन्यूअसली रन करके बाहर आया है। देखो इसका क्या है, किसका आया है 0 वेटिंग टाइम, 0 है P4 का। P4 आया कब था, P4 का अराइवल टाइम 0 है, मतलब कि 0 में देखो P4 आया है और 2 यूनिट टाइम के लिए रन किया है। क्यों, क्योंकि P4 का बर्स्ट टाइम भी 2 ही है, आया रन किया गया काम खत्म, वेट नहीं करना पड़ा इसको, वेटिंग टाइम 0 हो गया। इसमें कितना है 14 माइनस 13 कितना हो गया 1 हो गया, मतलब क्या है 1 यूनिट टाइम ही वेट करना पड़ा है किसको, ए वाले प्रोसेस की। प्रोसेस कौन सा है, देखो P5 है, P5 का अराइवल टाइम 1 है ना, इसका मतलब 2 पर ए शेड्यूल हुआ होगा। देखो P5 2 पर शेड्यूल हुआ है, इसलिए यहां पर जो वेटिंग टाइम लिख रहे हैं ये रेंडमली ऐसे ही नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस है कितना देर वेट किया। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है तो आने के बाद स्टार्टिंग में ही वेट करना होता है, क्योंकि जानते हैं कि एक बार जब शेड्यूल होगा तो कंप्लीट कर ही जाएगा, तो स्टार्टिंग में ही वेट करना होता है। और अगर प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है तो हो सकता है अलग अलग गैप में उसको वेट करना पड़े, क्योंकि बीच में प्रीएम्प्शन भी तो होता है। अब क्या करेंगे भाई, तब मान लो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है क्या फाइंड आउट करने, क्या दे सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस का, किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है, वेटिंग टाइम कितना है, कुछ स्पेसिफिक मान लो 1-2 प्रोसेस का पूछ दे। जिसका पूछेगा मान लो P2 और P4 का पूछ दिया, क्या वेटिंग टाइम, P2 का वेटिंग टाइम 30 है और P4 का वेटिंग टाइम 0 है।
या आप पूछ दे किसी का टर्न अराउंड टाइम, P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 27 है, बस टेबल से ही आंसर आ जाएगा। और एवरेज अगर पूछ दे, मान लो ऐसा कर दे एवरेज टर्न अराउंड टाइम बोल दे, तो क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पहले इस पूरे को ऐड कर दिए, इसका जो एडिशन सम है जो यहां लिख दिए, डिवाइडेड बाई ये पूरे को ऐड करके जो सम है यहां लिख दिए, डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ प्रोसेस जितना है। प्रोसेस कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 प्रोसेस है। जो भी इसका वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना आए, जो भी इसका वैल्यू आया वही एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। और एवरेज वेटिंग टाइम अगर देखना रहे, कैसे देखेंगे, वेटिंग टाइम वाले को ऐड कर देंगे सबका, टोटल सम को लिख दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, 1 to 5 है, मतलब कि 5 ही प्रोसेस हुआ ना, इसका भी जो वैल्यू आ गया वही हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। और एक और चीज याद रखना, एक चीज और याद रखो कि हो सकता है क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके कुछ प्रोसेस को कि P1 और P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, या कॉम्प्लीशन टाइम कितना है, या वेटिंग टाइम कितना है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन एवरेज जब भी पूछा जाएगा तो सब प्रोसेस को एक साथ मिलाकर ही पूछा जाएगा। जान एवरेज जो पूछा जाएगा, अगर बोल दे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो सबके लिए एवरेज फाइंड आउट करना है, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है उससे डिवाइड करना। अगर 7 प्रोसेस रहे 7 से डिवाइड करेंगे सबको ऐड करके। लेकिन हाँ, मान लो कहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया ये चीज कि फाइंड आउट एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P2 एंड P4, बोल दिया क्या कि P2 और P4 का एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए, बस यही दो का ही। क्या करेंगे, इस दोनों के टर्न अराउंड टाइम को ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि दो ही प्रोसेस का एवरेज पूछ रहा है, जितना का पूछेंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे। यही है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे आसान है, पूछा ही नहीं। इसका बर्स्ट टाइम हाइयर है वो पहले शेड्यूल हो जाएगा। अब 5 प्रोसेस के लिए बताए हैं, अब यहाँ पर 10 प्रोसेस रहे या 50 प्रोसेस रहे या 2 प्रोसेस रहे, तरीका यही होगा। तो इसके बाद क्या है, अब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है, सोच कर देखो एक बार कि इसको तो नॉन प्रीएम्प्टिव लिए हैं, लेकिन मान लो ये नॉन प्रीएम्प्टिव ना होकर ये होता प्रीएम्प्टिव, तब क्या करते, अगर ये प्रीएम्प्टिव होता तब क्या करते। प्रीएम्प्टिव होने में क्या था, अगर प्रीएम्प्शन यहां हो जाता, तो हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट जॉब का अगर प्रीएम्प्शन हो रहा है, किसी प्रोसेस को बीच में रोक रहा है कि उससे ज्यादा लंबा प्रोसेस आ गया, अगर ज्यादा बर्स्ट टाइम का प्रोसेस अगर आ गया, अब पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवाकर खुद शेड्यूल हो रहा है, लेकिन जो नया प्रोसेस आया है जब वो थोड़ा टाइम रन करेगा तो कभी ना कभी ये जिसको प्रीएम्प्ट करवाया था उससे छोटा हो जाएगा। नहीं समझे, देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो यहां पर एक गिंट चार्ट है, ठीक, यहां पर P1 रन कर रहा था, अब आया एक P2, एक प्रोसेस आया, P1 को प्रीएम्प्ट करवा दिया, यहां पर प्रीएम्प्शन करवाया है, ठीक। जिस टाइम में प्रीएम्प्शन हुआ है उस टाइम में P1 का रिमेनिंग टाइम 7 और बचा हुआ था, मतलब कि P1 पहले से ही रन करते आ रहा था, जब प्रीएम्प्ट हुआ तो 7 टाइम यूनिट और भी बच गया था, तो 7 टाइम यूनिट इसका बचा हुआ था। उस समय में P2 आया, क्यों P2 आ गया, क्योंकि P2 7 से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू था, मान लो 12 था इसका P2 का, तो भाई P1 से तो ज्यादा है, मतलब कि 12 है, ये 7 ही बचा है, इसको प्रीएम्प्ट करवा दिया, ठीक। तो अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया P2 आ गया। अब P2 एग्जीक्यूट करना शुरू किया, कैसे करेगा, अभी 12 चाहिए ना, 1 यूनिट टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो रिमेनिंग कितना इसका रहेगा
12 कट के 11 बन जाएगा, फिर 2 यूनिट टाइम करेगा तो 11 कट के 10 बन जाएगा। ऐसे ही जब 5 यूनिट टाइम करेगा, जब 5 यूनिट टाइम करेगा, यहां पर मान लो कि 25 था ये वाला, यहां पर सिंबल 25 था, टाइम हो रहा था करेंट टाइम उस समय, तो 5 जब यूनिट रन करेगा मतलब कि यहां हो जाएगा 30। तो जब 30 यहां हो जाएगा, 5 यूनिट टाइम रन करेगा, तो 12 से 5 जब हटाएंगे तो बचेगा कितना, 7। अब देखो इसका रिमेनिंग टाइम और इसका रिमेनिंग टाइम दोनों सेम हो गया। समझ रहे हो बात को? जो नया प्रोसेस आया था थोड़ा देर रन करने के बाद उसका भी तो रिमेनिंग टाइम छोटा हुआ है ना, तब दोनों का जब सेम हो गया है तो किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा? जब दोनों का सेम हो गया तो किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा? अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। जब जब जो क्राइटेरिया कंडीशन जो है, जैसे यहां ही था बर्स्ट टाइम था, मान लो 2 का बर्स्ट टाइम सेम होता तो क्या करते? किसी भी टाइम में बर्स्ट टाइम अगर 2 का सेम होता तो क्या करते हैं हम लोग अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं शेड्यूल। मान लो अराइवल टाइम भी अगर सेम होता तब क्या करते? हम लोग प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग से करते शेड्यूल। मान लो प्रोसेस आईडी भी सेम होता तब क्या करते? प्रोसेस आईडी कभी नहीं सेम होता है, क्योंकि प्रोसेस आईडी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है प्रोसेस क्रिएशन के टाइम में, जो सबके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का काम करता है। इसलिए प्रोसेस आईडी कभी भी सेम नहीं होता है। तो वही बात है, जब ये दोनों का सेम बर्स्ट टाइम हो गया है, जब बर्स्ट टाइम सेम हो गया तो क्या करेंगे? बर्स्ट टाइम जब सेम हो गया तो क्या करेंगे? अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे। अराइवल टाइम P1 और P2 में ज्यादा किसका था? या फिर सबसे पहले कौन आया है? जिसका मिनिमम अराइवल टाइम होगा वही शेड्यूल होगा ना, इक्वल होने में। तो पहले कौन आया था? पहले P1 ही आया था। क्यों P1 आया था पहले? कि मान लो अगर P1 से पहले P2 आया होता तो P2 ही यहाँ रहता, पहले P1 नहीं रहता। क्योंकि P1 P2 कंपेयर करेंगे तो इसका 7 है, इसका 12, इसका बड़ा कभी होता ही नहीं। मतलब एक बात पक्का है कि P1 पहले आया था इसलिए पहले से एग्जीक्यूशन कर रहा था, P2 जब आया तो इसको प्रिंट करवाया है। तो इसके लिए एक पढ़ेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है ना ये, उसमें हो जाएगा लॉन्गेस्ट, यहां पर रहेगा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये हम लोग का नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गो है। तो अगला क्या पढ़ाने वाले हैं ये बताए, और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट पर, और नेक्स्ट का हम बताएंगे।